हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अमरदीप और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें चार हम लोग पढ़े, चार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े या चार प्रॉपर्टीज पढ़े हम लोग। मेटालिक प्रॉपर्टीज, सेकेंड हम लोग पढ़े एटॉमिक रेडियाई, थर्ड हम लोग पढ़े मेल्टिंग पॉइंट और फोर्थ हम लोग पढ़े डेंसिटी। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो हेडिंग लगाएंगे पहले आयनाइजेशन एनर्जी। तो फिफ्थ हमारा हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन, तो सवाल ये कि सर आयनाइजेशन एनर्जी है क्या। बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे, इससे पहले कई सारे आपको टॉपिक पढ़ाया गया होगा, जैसे थर्मोकेमिस्ट्री, जैसे पीरियडिक टेबल। तो उसमें आपको आयनाइजेशन एनर्जी जरूर देखने को मिला होगा। तो आई होप कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी पहले भी पढ़ा होगा। तो हम सीधा बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। जब आप आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च करना पड़ता है उसी एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है। आइसोलेटेड मतलब अकेला होना चाहिए, कोई भी एटम अकेला होना चाहिए और उसका फेज क्या होना चाहिए, गैसियस फेज होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड नहीं, गैसियस फेज होना चाहिए। और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस पे बंधा होता है, तो आपको निकालने के लिए अलग से वर्क करना पड़ेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। तो एक लाइन हम लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from outermost orbit in isolated gaseous atom. The amount of energy required to remove an electron from outermost orbit in isolated gaseous atom. तो इसी को हम लोग बोलेंगे is called आयनाइजेशन। यही आपका आयनाइजेशन है, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है, थोड़ा देखते हैं करके। जैसे मान लो कि कोई हम एक आइसोलेटेड गैसेस एटम लेके आते हैं, जैसे आइसोलेटेड गैसेस एटम Cl2 गैस नहीं, Cl2 आइसोलेटेड नहीं है, लाना होगा तो हम लोग Cl गैस लाएंगे। और अगर हमको गैसेस एटम लाना, तो अगर मान लो कि हम सोडियम लेके आते हैं, तो सोडियम सॉलिड नहीं, सोडियम गैस लेकर आना पड़ेगा। तो कोई एक अननोन मान लीजिए कि एलिमेंट है X, जो कि आइसोलेटेड फॉर्म में X के फॉर्म में, कोई कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, आइसोलेटेड फॉर्म में X है और इसका स्टेट मान लीजिए गैस है। और इसके वैलेंस से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, -e मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले हैं, तो क्या बनेगा, X एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो X पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, X प्लस गैस बनेगा। तो इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी यूज हुआ है, जो इन्वॉल्व हुआ है, डेल्टा H इंथैल्पी, उस इंथैल्पी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X गैस। ये आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा X गैस का आयनाइजेशन। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी जैसे आप इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा निकाल सकते हैं, तो चूंकि आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं X से, इसको आप आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कह सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ X गैस। अब मान लो कि ये जो X प्लस गैस बना है, अगर हम इस X प्लस गैस से ही फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालें, फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो X पर क्या आएगा, डबल प्लस आएगा, डबल प्लस चार्ज आएगा, ये गैस बनेगा। तो इस प्रोसेस का जो डेल्टा H होगा, इंथैल्पी जो होगा, इस इंथैल्पी को हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ X गैस। X गैस के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब X गैस के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन X प्लस के लिए ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, क्योंकि X प्लस से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो X और प्लस गैस बना है,
तो आप इसी चीज को बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, लेकिन किसका, x प्लस गैस। उसी तरीके से अगर x डबल प्लस से फिर से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो x पे ट्रिपल प्लस बनेगा और इस प्रोसेस का जो डेल्टा H होगा ये आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड कहलाएगा, थर्ड लेकिन किसका, x गैस का। लेकिन अगर इसके लिए अगर x डबल प्लस के लिए बात करें तो फर्स्ट कहलाएगा, x प्लस के लिए अगर देखा जाए तो वो सेकंड कहलाएगा। x प्लस से x डबल ट्रिपल प्लस बनाने के लिए आपको दो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो x प्लस के लिए ये कहलाएगा आयनाइजेशन एनर्जी IE सेकेंड ऑफ x प्लस गैस, या आप बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट लेकिन किसका, x पे डबल प्लस गैस, ऐसे बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे कई सारे हम लोग करते चले जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हर बार इलेक्ट्रॉन निकालने में जो इंथैल्पी यूज होगा उसी इंथैल्पी को हम लोग बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब सवाल ये है कि अगर हम किसी एक पार्टिकुलर एटम से अगर एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो लगातार जो वैल्यू है, जो सक्सेसिव वैल्यू है, वो बढ़ेगा या घटेगा, इस चीज पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। थोड़ा समझिएगा अच्छे से। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जैसे अगर x से एक इलेक्ट्रॉन निकाले x प्लस बना, फिर x प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकाले x डबल प्लस बना, x डबल प्लस से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाले x डबल प्लस बना, तो ऊपर से नीचे आने पे हो क्या रहा है कि पहले x था, अब x प्लस है, फिर x डबल प्लस है। तो मेरा ये कहना है कि x पर सिंगल प्लस, x पर डबल प्लस, ऐसा होने से साइज लगातार घट रहा है, साइज घट रहा है, साइज घट रहा है क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो बढ़ने से साइज घटता है। तो या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऊपर से नीचे आने पे z इफेक्टिव क्या हो रहा है, z इफेक्टिव ये बढ़ रहा है, तो z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, साइज घटेगा। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज घट रहा है, मतलब ये जो साइज है ये बड़ा साइज का है एटम में, ये x प्लस ये थोड़ा छोटा हो गया, ये और भी छोटा हो गया, तो ऊपर से नीचे आने पे साइज घट रहा है। साइज घटने के कारण क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है उतना ही, तो वो इलेक्ट्रॉन बार बार निकाल रहे हैं, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन का संख्या बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है तो न्यूक्लियस बाहर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा काफी ज्यादा से और साइज को घटाएगा। तो अगर साइज घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, क्योंकि न्यूक्लियस का उस बाहरी इलेक्ट्रॉन पे पकड़ उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर साइज कम है तो न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे पकड़ बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। अर्थात z इफेक्टिव बढ़ा ऊपर से नीचे आने पे, तो साइज घट गया, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, IE क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा। तो एक लाइन बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए सक्सेसिव एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज करता है, तो दैट इज सक्सेसिव वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा होगा हमेशा, एक पार्टिकुलर का आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड उससे ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, इससे ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ, ऐसे करके इस तरह से लगातार इंक्रीज करें, ये होगा। इसके बाद आते हैं जरा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कितने सारे फैक्टर्स हैं, हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो हेडिंग लगाते हैं फैक्टर्स affecting ionization फैक्टर फैक्टर्स आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहला देखते हैं जरा आयनाइजेशन एनर्जी, अगर साइज की बात करें तो साइज की डायरेक्टली इन्वर्सली, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा न्यूक्लियस का पकड़ उतना ज्यादा होगा और निकालने में एनर्जी ज्यादा रहेगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, और फैक्टर हो सकते हैं
जैसे आयनाइजेशन एनर्जी कई सारे फैक्टर पढ़े होंगे आप लोग क्लास में। आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना गया है। तो अगर वैसा कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में वो थोड़ा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसको माना गया है? हाफ फील्ड और फुल फील्ड को, फुल फील्ड, ठीक, हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा फैक्टर है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आयनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया, न्यूक्लियस का चार्ज अगर बढ़ गया है तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे पकड़ बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पे पकड़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। आयनाइजेशन से चल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और चौथा जो फैक्टर है ये है आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-2 f या n-1 d पुअर सेलिंग कॉन्फ़िगरेशन। पुअर सेलिंग कॉन्फ़िगरेशन, सेल्डिंग जितना पुअर होगा, सेल्डिंग मतलब झांकना, अंदर का इलेक्ट्रॉन जितना कम झांकेगा, कम ढकेगा, न्यूक्लियस का बाहर इलेक्ट्रॉन पे पकड़ उतना ज्यादा होगा। तो पुअर सेल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और पुअर सेल्डिंग कौन करता है? एफ और डी करता है। सबसे पुअर सेल्डिंग आपका डी करता है, एक्सट्रीमली पुअर सेल्डिंग आपका एफ करता है। तो ये दोनों अगर है तो ढकेगा कम, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे पकड़ बनेगा ज्यादा, और आयनाइजेशन एनर्जी होगा कम, क्योंकि निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये तीन चार फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर आपका ये है पुअर सेलिंग कॉन्फ़िगरेशन, सबसे बड़ा फैक्टर है। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अपने को डी ब्लॉक पढ़ना है, तो डी ब्लॉक में हम लोग को आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर वगैरह करना है। तो थोड़ा पहले समझते हैं। डी ब्लॉक में आप पढ़े 3D, ये एक 4D और ये 5D, 3D 4D 5D। और जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ से यहाँ तक आते हैं ऐसे, तीसरे से चौथे में आते हैं, 3D से 4D में आते हैं, तो साइज इंक्रीज करता है, ऐसा हम लोग पढ़े क्लास में। लेकिन चौथे से पांचवें में जाते हैं तो साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट, साइज कांस्टेंट होता है। और साइज कांस्टेंट होने का रीजन क्या था कि 5D में एक्सट्रीमली पुअर सेलिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्सट्रीमली पुअर सेलिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्सट्रीमली अगर पुअर सेलिंग कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आप पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पुअर सेलिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का जो क्रम होगा, जो कि इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? 5D का। सबसे ज्यादा 5D का हो जाएगा। एक्सट्रीमली पुअर सेलिंग है, और इन दोनों में सेलिंग तकरीबन बराबर होता है। आप साइज से दोनों फैसला कीजिएगा, तो जिसका साइज छोटा होगा उसका ज्यादा होगा। तो साइज छोटा किसका है? 3D या 4D का? 3D का। तो 5D, 3D और सबसे कम 4D का होता है, सबसे कम। और ये इंपॉर्टेंट है, यही क्रम इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ एग्जांपल लगाते हैं, जैसे मान लो हम एग्जांपल लगाएं, जैसे अगर हम लगाए क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, ठीक है। तो एक किसको मिलेगा? एक आपका सबसे ज्यादा आयनाइजेशन किसका होगा? मोलिब्डेनम टंगस्टन का। दो किसको मिलेगा? क्रोमियम को। और एक तीन इसको मिलेगा। ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल, मान लीजिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो गोल्ड को कितना मिलेगा? एक, ये कॉपर 2 हो जाएगा, और सिल्वर 3 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो निकेल प्लेटिनम है, निकेल प्लेटिनम एक मिलेगा, इसको 2 हो जाएगा। प्लेटिनम 5D एक हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एग्जांपल में स्कैंडियम, इट्रियम और
लेंथेनम है, एल है। तो स्कैंडियम इट्रियम लेंथेनम, तो लेंथेनम को कितना मिलेगा 3, अब 3 बोलेंगे, और स्कैंडियम को मिलेगा 2, फिर इट्रियम को नहीं, हाँ इट्रियम को फिर मिलेगा 3 इस आधार पे। लेकिन स्कैंडियम इट्रियम लेंथेनम में पोर सीलिंग कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको याद होगा ये जो एक्सट्रीमली पोर सीलिंग जो होता है फाइब्रिन वो लेंथेनम के बाद होता है, लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे। और स्कैंडियम इट्रियम लेंथेनम में लगातार साइज इधर से इधर बढ़ता है, साइज इंक्रीज करता है, लगातार साइज बढ़ रहा है। तो अभी साइज के बढ़ने से एनालिसिस एनर्जी घटेगा। तो सबसे ज्यादा एनालिसिस एनर्जी किसका होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा एनालिसिस एनर्जी स्कैंडियम का, सबसे ज्यादा स्कैंडियम का हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, स्कैंडियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो एक ये होगा आपका ऐसे, एक ये 2 साइज बढ़ा तो एनालिसिस एनर्जी घटेगा, तो एनालिसिस एनर्जी घटेगा, तो एनालिसिस एनर्जी साइज इधर मतलब एनालिसिस इधर घटा, तो एनालिसिस एनर्जी इधर बढ़ा होगा तो 1 2 लेंथेनम पर कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ऐसे होगा सर, ये 3 होगा। ना कि अगर आप करते तो 3 इसको 2 इसको 1 मानते, लेकिन ऐसा होगा, ठीक है 1 2 3 लगातार हो, इसमें एक्सट्रीम फोर्स नहीं मिलेगा, ये 2 ये 1 हो जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन को काम करके एनालिसिस पे। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस पे वो आता है आपके एग्जाम में, चलो आप इसको नोट करिए फिर इसको हम आगे देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आता है, काफी कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कई बार एग्जाम में आया हुआ कि कंपेयर करना है आपको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ कॉपर एंड जिंक। मतलब कॉपर और जिंक के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कीजिए, किसका ज्यादा किसका कम, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कीजिए कॉपर और जिंक का ज्यादा किसका कम किसका होगा, ऐसे करके कंपेयर करना है। तो कंपेयर अगर आपको करना है, सबसे पहला चीज तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत जरूरी है। आप पहले कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉपर 29 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18, उसके बाद 4s2 3d9, लेकिन थोड़ा सा याद करिए आप, ये 1 होता है और ये 10 होता है, 4s1 3d10। और जिंक की अगर बात करें तो जिंक होता है 30, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 और ये 4s2 और 3d10 होता है, 3d। इसी चीज को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 है तो पहले लिख सकते हैं 3d10 4s1, बात बराबर है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं ये 3d10 और 4s2, बाहर वाले जो सबसे है उसको बाहर रखें, ठीक है 4 को बाहर। अब थोड़ा सा समझना जरा, हमको आयनाइजेशन से पहला कंपेयर करना है, तो पहला कंपेयर करना है आपका आयनाइजेशन, मतलब ये हुआ कि कॉपर से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो कॉपर क्या बन गया होगा, कॉपर प्लस बन गया होगा। तो कॉपर प्लस बना होगा तो उस समय इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d10 हो जाएगा, 3d10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप निकाले होंगे। और अगर जिंक का फर्स्ट आयनाइजेशन से कंपेयर करना है, तो जिंक से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाले तो जिंक पर सिंगल प्लस बना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 3d10 और 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब थोड़ा समझना है यहाँ पे अच्छे से, जैसे ये 3d10 4s1 है, ये 3d10 4s2 है, ये पेड इलेक्ट्रॉन है, ये आपका पेड इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा मतलब ये पूरा फुलफिल ऑर्बिटल से। और ये अगर आप देखोगे तो एस में एक अनपेड है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसको इजीली निकाला जा सकता है। ये पेड है जिसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका निकालना आसान, इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, और जिंक से निकालना थोड़ा मुश्किल, जिंक का ज्यादा होगा। जिंक का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है जेड का, ये ज्यादा होगा किससे, कॉपर से होगा, ज्यादा होगा, कॉपर का कम होगा। लेकिन बट जैसे सेकंड में अगर आपको जाना है तो कॉपर सिंगल प्लस से एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा, सिंगल प्लस से जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये कॉपर पे डबल प्लस आएगा, और इस कंडीशन में इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d9 होगा। और जिंक
का सेकंड आयनाइजेशन देखने के लिए जिंक प्लस से जिंक एक इलेक्ट्रॉन फिर निकालेंगे तो जिंक पर क्या आएगा, डबल प्लस आएगा, और इस कंडीशन इसका कन्फिग्रेशन 3d10 होगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉपर का सेकंड आयनाइजेशन के लिए जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं तो आप फुलफिल ऑर्बिटल्स निकालने जा रहे हैं, डी में से निकालने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी पूरा फुल है, और इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड को निकालना आसान है, तो इसको निकालना आसान है, आई से निकालना मुश्किल है, तो इससे निकालना आसान है, इसका मतलब इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, इससे निकालना मुश्किल, इसका ज्यादा होगा। तो अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी Ie2 अगर बात करें, सबसे ज्यादा किसका होगा, कॉपर का हो जाएगा, इस कंडीशन कॉपर का ज्यादा हो जाएगा जिंक से, कॉपर का ज्यादा हो जाएगा जिंक से। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान देना होगा, जैसे हम यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कंपेयर किए जिंक और कॉपर का, तो जिंक का ज्यादा है, कॉपर कम आया। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर किए तो कॉपर ज्यादा है, जिंक कम आया। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट का फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करते, एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट का फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करते, तो पहला कम होता, दूसरा ज्यादा होता। जैसे अगर हम जैसे कॉपर का अगर चेक करेंगे, कॉपर का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये देखो निकालना आसान है, और दूसरा वाला निकालना देखो मुश्किल है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर ग्रेटर देन, नहीं लेस देन सेकंड, ज्यादा होगा सेकंड का, फर्स्ट का कम होगा, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन सेकंड, तो सेकंड का ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये होता है। अच्छा इसमें अब आ जाइए, जिंक में अगर आप देखिएगा तो पहला ज्यादा दूसरा का ही होगा। अब इसमें निकाले है कि नहीं, तो ये अब पहला और दूसरा अगर आप चेक कीजिएगा तो आप देखेंगे कि इसका पहला ज्यादा दूसरा का हो जाएगा, ठीक है, वो हमेशा वो आपको पॉइंट ये बना दी वहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज घटता है, और साइज घटने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, इसलिए। अच्छा ये हो गया आपका। अच्छा इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, छठा जो प्रॉपर्टीज है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, किताब लिखता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन डी एंड एस ऑर्बिटल्स। एस और डी के बीच स्मॉल एनर्जी गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, जिसके कारण वो वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। जैसे लिख सकते हैं पॉइंट में यहाँ पे कि दे shows variable oxidation state due to small energy gap between m-1 d and ns ऑर्बिटल, इसके कारण। और आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं कि m-1 d1 to 10 और m 0 to 2 होता है कि नहीं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, और ऐसा होने के कारण क्या है कि इसका और इसका एनर्जी गैप थोड़ा कम है, कम होने के कारण इसका भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और इसका भी इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, जिससे मैंने वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जैसे हम दिखाते हैं 3D का, जैसे स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम होता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो स्कैंडियम का +2 +3 दोनों होगा, +1 कैसे, स्कैंडियम का आर्गन 18 हो गया, स्कैंडियम 21 होता है, तो 4s2 3d1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो +2, और अगर एक डी से भी निकल गया तो +3। लेकिन जो +2 है ना, ये रेयर है, मतलब बहुत कम एग्जिस्ट करता है, मतलब +3 इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब +3 ज्यादातर एग्जिस्ट करता है स्कैंडियम का। टाइटेनियम का अगर देखोगे तो इसी तरह से +2 भी बनेगा, +3 भी बनेगा, अगर देखोगे तो +4 भी बनेगा। वैलियम का देखोगे तो +2 +3 +4
प्लस 5, वैल्यू 23 होता है तो 3 तो 5 तक जा सकता है। क्रोमियम का प्लस 1 से एग्जिस्ट करने लगेगा, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि क्रोमियम में एक्सेप्शनली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4s1 और 3d5 होता है। 4s1 तो 1 भी निकल सकता है, तो 1 निकलेगा तो प्लस 1 हो गया, 2 निकलेगा तो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 तक जाएगा। मैग्नीज का प्लस 2 से होगा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, मैग्नीज प्लस 7 तक एग्जिस्ट करता है। आयरन का प्लस 2 से प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 तक जाता है इसका, है कि नहीं? घटेगा क्योंकि पेड़ होते चला गया। 26 होता है, 26 में आप देखिएगा तो 4s2 और 3d6, तो 3d6 का मतलब हो गया एक पेड़ हो गया, तो 4 पेड़ इधर से और 2 इधर, 4 2 6 हो जाएगा, इसमें और एक घट जाएगा, ये तो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 देखिएगा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये प्लस 2 इसका कॉमन है, ये सब रेयर है। कॉपर का प्लस 2 भी होता है, प्लस 1 भी होता है। अब जानते हैं 3d9 सॉरी 3d10 4s1 तो प्लस 1 भी होगा, प्लस 2 भी होगा, प्लस 3 भी होगा, लेकिन प्लस 3 ये सब रेयर है। जिंक का से प्लस 2 होता है ऐसे। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल ऑफ वैलेंसी दिखाता है। क्रोमियम का बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ये सब सिर्फ किसके कारण हो रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ ये n-1 और d और ns के बीच की जो एनर्जी गैप है वो कम है। क्यों कम है? तो आप ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी गैप घटता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है लेकिन एनर्जी गैप घटता है। तो दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है शुरुआत के, फिर उसका थोड़ा कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, एक समय ऐसा होता है कि एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ नजर आता है। यही चीज़ है, दूर के जो आपके ऑर्बिट्स है उसके एनर्जी गैप जो है बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज कर देता है, जिसके कारण डर्बी वजह से शो करता है। इसको नोट करें, इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे। 6 और 7, ठीक है। 7 हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में सब्सटेंस दो तरह का होता है, सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक होता है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं वो पैरा भी होता है और डाया भी होता है। पैरा डाया क्यों होता है ये जरा समझते हैं। पैरा उसको कहेंगे जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, और डाया उसको कहेंगे जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, अर्थात सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो, उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी को दिखाता है, एक पार्टिकुलर एलिमेंट अलग अलग वैलेंसी को दिखाता है, तो उसके कारण उस एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड में पेड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और अनपेड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो एक पार्टिकुलर आयन जो होगा वो पैरा भी हो सकता है और डाया भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम लोग कह सकते हैं चूंकि सिंस डी ब्लॉक एलिमेंट shows variable valency so its compound may be para as well as dia magnetic in nature। डायमेट्रिफिकेशन वेरिएबल वैलेंसी को शो करेगा अलग अलग, तो इसके कंपाउंड पैरा भी हो सकते हैं, डाया भी हो सकते हैं। क्यों? अगर मान लो कि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया
तो वो पैरा हो जाएगा, अगर अनपेड नहीं हुआ तो डाया हो जाएगा। इफ मेटल हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर मेटल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, मेटल हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन in the given compound, is called paramagnetic substance, paramagnetic substance है कि नहीं। और if metal has paired, unpaired नहीं, paired electron in the given compound, given compound में, है कि नहीं। given compound में क्या हो, paired electron, if metal has paired electron in the given compound is called diamagnetic substance, मैग्नेटिक डिस्प्ले है उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। और अब जानते हैं पैरा मतलब जो अट्रैक्ट होता है फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जो अट्रैक्ट हो उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं हो, रिपेल होता है बिल्कुल, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। निकालते कैसे मैग्नेटिक मोमेंट, तो एक फार्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट इसको लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू बराबर होता है रूट अंडर n प्लस 2 bm। हेयर ये n होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और bm को कहते हैं हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। कैसे बोलना है, एक तो एग्जांपल लेंगे जरा समझ में, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड मान लो TiO2 है, TiO2, ये हमको बताना है कि पैरा है या डाया है। तो Ti में Ti का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, Ti का +4 होगा, Ti का +4 मतलब +4 इसको तो वैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल में, ये 4, तो Ti4 में जब देखिए हम लोग Ti4 में है, तो Ti4 में हमको चेक करना है कि ये पैरा है डाया है। तो टाइटेनियम होता कितना है, टाइटेनियम होता है आपका 22 होता है, और 22 का मतलब हो गया कि आर्गन 18 और 4, 4 में 4s2 और 3d2, तो 4 का मतलब तो 4 प्लस का तो 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो आर्गन तक मतलब इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब आर्गन 4s2 होता, 3d2 होता, तो 3d0 तब ना हो गया। इसके बाद सारे इलेक्ट्रॉन क्या पेयर, अनपेड कितना है 0, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 0 bm हो जाएगा। n0 है तो n का वैल्यू 0 रखेंगे, 0 bm है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कंपाउंड हम लेते हैं MnO2 लीजिए मान लीजिए, ठीक है, MnO2 लेते हैं, तो Mn पे कितना होगा +4 आएगा, तो अगर Mn +4 में है तो Mn का होता है 25, मतलब ये आर्गन होता, ये 3d5 होता और 4s2 होता, +4 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया 0 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये 3 हो गया। तो इसके पास अनपेड कितना है 1 2 3 है, n का वैल्यू कितना है 3 है, और n का वैल्यू 3 है, तो μ
2 Bm, तो 3 प्लस 2 Bm, 3 गुना 3 2 5 5 3 15 Bm, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं हाइड्रोजन। और इसका लास्ट प्रॉपर्टीज है 8 कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज मतलब डी ब्लॉक जो एलिमेंट है उसके कंपाउंड या एलिमेंट मेटल कैटलिस्ट का रोल प्ले भी करता है। बहुत सारे जो मेटल्स है वो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, जैसे बहुत सारे, जैसे ए नंबर, जैसे आपका जो TiCl3 है, TiCl3 जो है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये इज यूज्ड एज जिगलर नाटा कैटलिस्ट में यूज करते हैं इसको, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन की प्रोडक्शन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज होता है, जिसमें हम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं, TiCl3। और भी है जैसे निकेल, चाहे प्लेटिनम, इसको यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इसका यूज करते हैं। हाइड्रोजन का ऐड होना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे जब हाइड्रोजन ऐड करना होता है तो इस कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं। निकेल, प्लेटिनम या प्लेटिनम सीट का यूज करते हैं, मेटल सीट का यूज करते हैं। तो निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसमें यूज करते हैं। और भी जैसे आप 9th क्लास में पढ़ेंगे कि जो आयरन होता है Fe, इसका यूज करते हैं हैबर प्रोसेस में। हैवर्स प्रोसेस में Fe का यूज करते हैं। हैबर प्रोसेस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस के फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, है ना, Fe का यूज करते हैं। और भी जैसे एक और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका FeSO4 और H2O2, इसको हम लोग कहते हैं फेंटन्स कैटलिस्ट। और इसका यूज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करने में इसका यूज करते हैं, एल्डिहाइड में, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। और बहुत सारे हैं, इतना काफी है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज खत्म हो गए। एक दो रिएक्शन हम लोग देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आपका डी खत्म हो जाए। तो पहले इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग अभी इससे पहले अब हम लोग पढ़ रहे, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट एक टॉपिक है आपको पढ़ना है कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन आपको उसमें से दो कंपाउंड पढ़ना जो कि काफी महत्वपूर्ण है, हर बार आपके एग्जाम में आता है। एक कंपाउंड आपको पढ़ना है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और एक कंपाउंड आपको पढ़ना है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ये दो कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। इन दो कंपाउंड का आपको प्रिपरेशन पढ़ना है, कैसे बनाते हैं, और इन दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टीज पढ़ना है, इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो प्रिपरेशन बहुत आसान है बच्चे, देखिएगा। अगर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो इसके लिए आपको क्रोमाइट ओर लाना पड़ेगा। क्रोमाइट ओर जिसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4, ये क्रोमाइट ओर है, इसको लाएंगे क्रोमाइट ओर को। तो लिखें एक लाइन प्रिपरेशन में, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। और इस क्रोमाइट ओर को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में, तो क्रोमाइट ओर रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर,
तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, पहले क्रोमाइड को लिखेंगे FeCr2O4 ये लिख दिए प्लस NaOH, पहले एक बार NaOH के साथ रहती है प्रेजेंस ऑफ एयर, का मतलब O2, तो इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इससे हमारा बनेगा सोडियम Na2CrO4, ये क्रोमाइड है, ये क्रोमेट होगा, ठीक है, ये क्रोमाइड है आपका Cr2O4, ये क्रोमेट होगा CrO4, क्रोमेट होगा, ठीक है, CrO4। अच्छा उसके बाद आइए जरा, तो सोडियम क्रोमेट बना हमारे पास, डाइक्रोमेट नहीं सोडियम क्रोमेट बना, डाइक्रोमेट ये क्रोमेट आपका है, सोडियम क्रोमेट बना है, सोडियम क्रोमेट। अच्छा सोडियम क्रोमेट प्लस Fe2O3 और वाटर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिएक्शन, और इसमें रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तो आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, आप इतना परहेज जरूर रखेंगे। हाँ एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो क्रोमाइट ओर है उसमें आयरन 2 प्लस में है, और यहाँ पे 3 प्लस में आपको ऑक्साइड बनाना है, प्लस H2O है ना, तो सोडियम क्रोमेट बना, या फिर आप NaOH की जगह पे अगर आप सोडियम कार्बोनेट यूज कीजिएगा तब भी आपका सोडियम क्रोमेट बनेगा, अब प्लस Fe2O3 सेम, और H2O की जगह पे CO2 बनेगा, क्योंकि H2O जब तब बना जब OH आप ला रहे थे, उसकी जगह पे अगर आप CO3 ला रहे हैं तो CO2 गैस बनेगा, ठीक है, जो भी हो ये समझ आ रहा है, चाहे ये रिएक्शन पे चाहिए रिएक्शन। यहाँ से जो सोडियम क्रोमेट हमको मिला है उस सोडियम क्रोमेट को हम लोग एसिड के साथ मिलाएंगे, H2SO4 देखो एसिड के साथ मिलाए, जैसे एसिड के साथ मिलाएंगे तो हमारा सोडियम जो क्रोमेट था वो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, ये आपका सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, यहाँ पे सोडियम सल्फेट प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो ये सोडियम डाइक्रोमेट है ना, ऐसा कुछ बन गया। फिर उसके बाद सोडियम डाइक्रोमेट बना है, हमको चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो KCl लाएं, KCl के साथ इसका रिएक्शन कराएं और इससे हमारा बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट NaCl। कुछ बच्चे दिमाग में ये होगा सर अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना ही था तो हम यहाँ पे KCl NaOH की जगह KCl लेके आते हैं, तो आप नहीं ला सकते KCl, क्योंकि सॉरी KOH नहीं ला सकते, क्योंकि उसके जो कंपाउंड्स होंगे वो सॉल्युबल इनसॉल्युबल का हिसाब किताब होता है, अच्छे से तो नहीं बने, इसलिए बस थोड़ा ध्यान रखना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि वो इनसॉल्युबल हो जाता है, तो वो दिक्कत करेगा, सॉल्यूशन जब बनेगा तो फिर वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, इसलिए हम नहीं लाएंगे। तो इससे हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट फाइनली बन जाएगा यहाँ से पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसकी दो प्रॉपर्टीज है, एक तो इसका कलर ऑरेंज रेड होता है, जो एक तरह का क्या है क्रिस्टल है आपका, क्रिस्टल है, क्योंकि सॉल्ट है तो ऑब्वियसली क्रिस्टल है आपका, और क्रिस्टल का जो कलर होता है वो ऑरेंज रेड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि क्रोमियम यहाँ +6 में +6 में, तो अगर किसी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सेम इसी तरीके से आप पोटेशियम परमैंगनेट भी बनाते हैं, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए हम लाते हैं पायरोलुसाइड नाम का एक मिनरल है, पायरोलुसाइड MnO2, यहाँ पे हम लोग लाए क्या FeCr2O4, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमाइट ओर, और उसको हम लोग लाए पायरोलुसाइड MnO2 लाए। अब फिर इस MnO2 को जैसे यहाँ कराए थे NaOH और या फिर हम सोडियम कार्बोनेट, तो वहाँ पे डायरेक्ट हम ला सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में, तो इक्वेशन क्या होगा पायरोलुसाइड का MnO2 प्लस KOH, एक बार हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे प्लस O2, तो K2MnO4, ये पोटेशियम इसको बोलते हैं, ये परमैंगनेट, ये पोटेशियम मैग्नेट बना है, पोटेशियम मैग्नेट बना है, परमैंगनेट नहीं पोटेशियम मैग्नेट बना है, या ये भी पोटेशियम मैग्नेट बना है, K2CO3 के साथ कराएंगे, सेम रिएक्शन है, H2O बना है तो H2O बना है, और यहाँ पे जो आपका O2 है सॉरी कार्बोनेट है तो वो CO2 बना है। अगर आप अच्छे से अगर इसको देखेंगे तो आपको ये याद भी रहेगा, तो MnO2 से K2CO3 लिए प्लस O2 लिए तो पोटेशियम मैग्नेट बना प्लस CO2 गैस रिलीज हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, Cl2 के साथ, तो Cl2 के साथ जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो K2MnO4 जो है KMnO4 में बदल जाएगा, KMnO4, और फिर उसके बाद जो Cl2 है वो आपका KCl बन जाएगा। ये सारा जो रिएक्शन है ना वो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको थोड़ा मैं हिंट करता हूँ, यहाँ पे Mn जो है यहाँ पे वो +6 में है और क्लोरीन 0 में है, तो क्लोरीन जो है अपने आप को, या ऐसा बोल सकते हैं क्लोरीन जो है एक ऑक्सीडाइजिंग
एसिड का रोल प्ले कर रहा है। कैसे? Cl2 है 0 में, यहाँ -1 में है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो, तो 0 से -1 का मतलब हुआ, 0 से -1 का मतलब हुआ कि अपने आप को रिड्यूस करा दिया, घटा दिया है 0 से -1, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो Mn+6 देखो इसमें Mn+7 में चला गया, तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट वाला हिसाब किताब हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पोटेशियम परमैंगनेट हमको मिल जाता है। इसका यूज है, ये पहला तो इसका इसका प्रॉपर्टीज की बात करें तो डार्क वायलेट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और दूसरी बात ये है कि ये सॉल्युबल होता है पानी में। जब आप इस क्रिस्टल को पानी में डालेंगे तो वायलेट कलर का, सॉरी पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन आता है। वायलेट तो इसका कलर होता है, डार्क वायलेट कलर का ये होता है, तो पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्युबल होता है। अच्छा, तीसरी बात ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। केमिकल +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर कोई एलिमेंट अपने कंपाउंड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ में आएगा। अब इसको पूरा डी ब्लॉक आपका खत्म हो गया है। ध्यान रखिए, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है आपका 3D 4D 5D, आप बिल्कुल उसके एलिमेंट्स को आप याद रखिए कौन कहाँ पे है, ताकि आपको ट्रेंड लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर लिखने के लिए आए तो आपको दिक्कत नहीं। और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इस तरह से डी आपका पूरा खत्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग एफ पढ़ेंगे। एफ के लिए एक क्लास इनफ है।